हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं थिन लीनियर एंटीना का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर एरे ऑफ टू ड्रिवन लैम्डा बाय टू एलिमेंट्स, या फिर मैं कहूँ एंटीना। तो ये दोनों ही बातें एक ही हैं, सो डोंट मेक एनी कंफ्यूजन्स इन दिस थिंग। यहाँ पर दो अलग अलग केसेस आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड साइड केस और एंड फायर केस। इसके अंदर फील्ड पैटर्न्स हमें पढ़ना है, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस हमें पढ़ना है और गेन पढ़ना है। तीनों के लिए अलग अलग हमें इक्वेशंस को ड्राइव करना है, और ऐसा ही एंड फायर के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पर दो केसेस आएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैटर्न्स। ये क्या हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी इक्वेशंस को याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं कहीं मैं शॉर्टकट लेकर आया हूँ सो दैट आप डेरिवेशंस को इजीली ले सकें, लिख सकें, अगर रिटन पेपर है, और एमसीक्यूज के लिए आप उसको याद रख सकें। अब एरेज की बात करें, यहाँ अज्यूम किया गया कि दो हमारे एंटीना हैं जिनकी लेंथ लैम्डा बाय 2 है, क्योंकि हम लैम्डा बाय 2 एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो कुछ थ्योरीज की बात करें तो यहाँ सुपरपोजिशन से हम कैलकुलेशन करते हैं फील्ड की, और जो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स अगर हम लें या डिफरेंट डिफरेंट एरेज हम अगर लें तो उनको हम अपर्चर बोलते हैं। दैट मीन्स अगर इस एंटीना की बात करें तो ये अपर्चर इंक्रीज हो गया, तो डिफरेंट अपर्चर्स कहें, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीना, हेलिकल एंटीना, हॉर्न एंटीनाज, दीज आर द डिफरेंट अपर्चर्स, एंड अ पार्ट ऑफ दैट दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। तो यहाँ पर हमने दो एंटीना लिए जिनकी लेंथ लैम्डा बाय 2 हमने अज्यूम की, जिनके बीच में डिस्टेंस d है। तो एक मेरा ये एंटीना और दूसरा एंटीना जो कि थिन वायर एंटीना है। तो कंसेप्ट हम सारे वही लेंगे, एच फाई और ई थीटा की वैल्यू हम वहीं से ही ले लेंगे। यहाँ पर दो केसेस आते हैं, ब्रॉड साइड और एंड फायर। ब्रॉड साइड केस का मतलब है कि यहाँ करंट जो दी जाती है दोनों एलिमेंट्स के अंदर वो सेम फेज में रहती है, जबकि एंड फायर केस के अंदर हमारी करंट अपोजिट फेज या कहें आउट ऑफ फेज रहती है। तो ये तरीका हो गया याद रखने का कि एंड फायर और ब्रॉड साइड में क्या डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि मेजर लोब रेडिएशंस, मतलब यहाँ पर जो रेडिएशंस है वहाँ मेजर लोब के अंदर ही हम अज्यूम करते हैं या मिलती है हम ये कहें, जबकि एंड फायर केस के अंदर ब्रॉड साइड कोई रेडिएशन नहीं होती। दैट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ लोब्स हो सकते हैं, यहाँ पर कम होते हैं एंड फायर केस के करस्पॉन्डिंगली। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के करस्पॉन्डिंगली हम अज्यूम करते हैं मेरे पास दो एंटीनास हैं, एक एंटीना ये वाला और एक एंटीना ये वाला, जो जेड एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं। दोनों के बीच में सेपरेशन d है। सेंटर हमने यहाँ ओरिजिन को मान लिया। अब यहाँ इसको अज्यूम करना पड़ेगा, ये एक 3D फिगर है। फाइन। तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फील्ड की जब बात करी वो क्या चीज है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की फील्ड भी होंगी जो वर्टिकली होंगी। तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकल करस्पॉन्डिंगली, तो और साथ ही साथ कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो मैंने कुछ शेप्स के आप 3D पैटर्न में अज्यूम करके आप इसको समझ पाएंगे। मैंने यहाँ पर डायग्राम एक अच्छा सा बनाया है। तो यहाँ पर देखें कि ये हो गया हमारा वर्टिकल, और सिमिलरली अगर मैं ये चीज देखूं तो ये मेरे हो गए हॉरिजॉन्टल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड निकालें और फील्ड को निकालकर वेक्टर एडिशन कर दें तो सुपरपोजिशन के करस्पॉन्डिंगली हमारी एग्जैक्ट फील्ड निकलकर आ जाएगी। सो दोनों ही केस के अंदर, ब्रॉड साइड कहें या एंड फायर कहें, दोनों के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम निकालने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए शुरू करते हैं। मैंने जैसे बताया कि कुछ फॉर्मूलाज हमें पुराने अज्यूम करने होंगे, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। अब जब भी हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में एंगल आएगा फाई का। तो ये आपको ध्यान रखना है, फाई चेंज हो रहा है यहाँ पर। फाइन। तो हॉरिजॉन्टल के केस में फाई चेंज हो रहा है, दैट मीन्स हम ये सेंटर माने, ये पोल इस तरीके से, ये जो एंगल रोटेट कर रहा है ये फाई के करस्पॉन्डिंगली, और वर्टिकल में कुछ इस तरह से वो होगा मेरा थीटा। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हम फाई कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने ली वो पिछले हमारे इक्वेशन से ले ली, जहाँ पर d की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा कॉस फाई है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें तो सिंपली यहाँ पर ट्वाइस कर दिया गया। जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी वो 2ei आएगी, और उसके करस्पॉन्डिंगली बस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंगली E इक्वल्स टू KI, इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पुट किया तो यहाँ 2KI1 आ गया। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पैटर्न ऑफ एब्सोल्यूट फील्ड। अब आप फाई की वैल्यू अगर देखें, जब 90 डिग्री होगी तब E फाई मेरा मैक्सिमम होगा।
तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो मैक्सिमम रेडिएशन हमें कब मिलेगी इंटेंसिटी, जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी। सिमिलरली वर्टिकल की बात करें तो हम ई थीटा को कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू ये निकल कर आएगी। अब दो फॉर्मूले हमारे निकल कर आए हैं जो याद रखने होंगे, ई फाई दिस वन एंड ई थीटा दिस वन। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फील्ड पैटर्न इन वर्टिकल प्लेन। अब इन दोनों की अगर ध्यान से देखें तो कुछ वो ये बात बता रहे हैं कि ये एंटीना हमारा कुछ स्क्रीन के करस्पॉन्डिंगली आप इस तरह रखा हुआ है और ये दो एंटीना का व्यू हम सामने की तरफ से देख रहे हैं। तो वर्टिकली ये रेडिएशन हो गया और हॉरिजॉन्टली सेंटर से। तो यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जो मैंने बताया मैक्सिमम रेडिएशन कब आती है, जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री। तो उसके करस्पॉन्डिंगली भी ये हम अज्यूम कर सकते हैं। ये मेरे दो एलिमेंट है। तो कुल मिलाकर दोनों रेडिएशन पैटर्न एक पर्टिकुलर सेंटर से चारों तरफ इजेक्ट होंगे। कुछ इस तरीके का पैटर्न मुझे मिलेगा। फर्दर ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस को अगर कैलकुलेट करें, पहले जाने ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस क्या होता है। सिंपल इनपुट इंपीडेंस, मतलब वहां पर इंपीडेंस जिस जगह पर ट्रांसमिशन लाइन को आरएफ पावर से कनेक्ट किया जाता है, इसको हम इनपुट इंपीडेंस भी बोलते हैं, फीड पॉइंट इंपीडेंस, ड्राइविंग इंपीडेंस, तो डिफरेंट नाम से इसको बुलाया जाता है। तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जिसमें Z1 निकल कर आती है 73 + J43 और कुछ एजम्पशन के लिए Z1 = Z2, मतलब दोनों की इंपीडेंस बराबर, दोनों की म्यूचुअल इंपीडेंस भी बराबर हमने अज्यूम की है। उसके करस्पॉन्डिंगली अगर Z1 निकालेंगे तो R + jX, आपको रेजिस्टिव फैक्टर और रिएक्टिव फैक्टर दोनों यहां पर लिया। तो फाइनली यू कैन मार्क दिस थिंग एज Z1 73 + J43। आप इसको याद रख सकते हैं फॉर हाफ वेव डाइपोल λ/2, दैट इज फॉर 2 हाफ वेव डाइपोल्स, मतलब अगर हमारे दो अलग अलग हाफ वेव डाइपोल हैं, उस केस में इसकी वैल्यूज क्या चेंज हो जाएगी। In that case, Z1 = Z2, which is equals to 60 + J14 ohm। तो ये हमारा R निकल कर आया या Z निकल कर आया केवल एक एंटीना के केस में, और जब हमारे दो वैल्यूज हो जाएंगी तो उसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर 60 + J14 ohm आएगी। Z1 की वैल्यू 600 ओम, और हर एक लाइन, जितनी भी हम लाइन यहाँ पर ले लें, कई सारे अगर एरे लगा लें, हर लाइन 1200 ओम देती है अपने रेडियो रिसीवर कहें या ट्रांसमीटर कहें। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर याद रख सकते हैं कि ईच लाइन सर्व्स एज 1200 ओम और Z1 विल सर्व एज ओनली सिंगल 600 ओम। तो वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप समझ सकते हैं 1/1200 + 1/1200 सॉल्व करें तो 600 आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, गेन इन फील्ड इंटेंसिटी। अब गेन की वैल्यूज हम कई बार डिफाइन कर चुके हैं, तो यहां दोबारा से देखें कि गेन यहां पर डिफाइन किया गया है द रेशियो ऑफ फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द एरे टू द फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द रेफरेंस एंटीना। तो इस तरीके से गेन को यहां डिफाइन किया गया है। सेम हम पहले भी कर चुके हैं, बट यहां पर दोनों को पावर जो सप्लाई करी गई है वो सेम है। तो इस गेन की डेफिनेशंस आप याद रख सकते हैं, ये पुरानी वाली ही है। अब इस गेन को निकालने का थोड़ा सा सिंबॉलिकली तरीका अलग है। रेफरेंस एंटीना लिया हमने एक हाफ वेव, और अभी फिलहाल एक पर्टिकुलर एंटीना ए के करस्पॉन्डिंगली हम मेजर कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर फॉर्मूला कहें तो ये वो फॉर्मूला है, इसके करस्पॉन्डिंगली हम गेन को कैलकुलेट करते हैं। ये ड्राइव किया गया, बट कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि I0 यहाँ पर क्या है, वो है टर्मिनल करंट, जिसकी वैल्यू P/R, R मतलब उसका रेजिस्टेंस जो मिल रहा है एट द टर्मिनल्स। करस्पॉन्डिंगली अगर A भी हम λ/2 माने तो ये वैल्यूज निकल कर आती है 1.56 cos π/2 cos phi। फाई की वैल्यू 90 डिग्री हम जानते हैं वहां पर मैक्सिमम होती है। उसके करस्पॉन्डिंगली GF की वैल्यू 1.56 आती है या फिर 3.862 dBs निकल कर आती है। किस केस में? ब्रॉड साइड के केस में, जब हम λ/2 के दो एरेस ले रहे हैं। सिंपल, तो ये याद आप रख सकते हैं। फर्दर वर्टिकल भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू निकल कर आती है 1.56 और 3.86। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी है, दोनों वैल्यूज सेम है, बट
बोथ आर सेम, वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सिंपल सी बात है कि एक फाई की डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, थीटा की डायरेक्शन में फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं जब हम बात करते हैं वर्टिकल प्लेन्स की। बट जब कैलकुलेट होके आता है जीएफ की वैल्यू तो उसके अंदर ना तो फाई की टर्म होती है यहाँ और ना ही थीटा की टर्म होती है। तो ये चीज़ें बड़े ध्यान रखने वाली बात है। इफ आई से अ क्वेश्चन की डिपेंडेंसी ऑफ फाई क्या है जीएफ के केस में, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, तो आप उसका आंसर दे सकें। खत्म करते हैं इस टॉपिक को, एंड फायर केस पढ़ते हैं। एंड फायर जैसे मैंने बताया आउट ऑफ फेज करंट देते हैं। कुछ पॉइंट याद रखने के लिए, प्रिंसिपल मैक्सिमम अकर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू लाइन एरे। तो जो हमारा एरे है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशन होता है। किस केस में? ब्रॉड साइड के केस में। और एंड फायर के केस में मैक्सिमम कब होता है? अलोंग द साइड। दैट मीन्स इस एरे की बात करें तो इसके परपेंडिकुलर रेडिएशन ज्यादा रहती है इन केस ऑफ ब्रॉड साइड, और इसके अलोंग द लाइन रहती है, अलोंग द एंटीनाज रहती है इन केस ऑफ द एंड फायर। तो ये कुछ बातें याद रखने के लिए ये डायग्राम भी सामने बनाया, दोनों को यहाँ पर दिखाया गया है। दो एंटीना ये अलोंग द स्क्रीन यहाँ पर आप चेक करें तो ये डायग्राम हो गया। इसके करस्पॉन्डिंगली, इन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंगली ई फाई की वैल्यू आप कैलकुलेट पुराने तरीके से कर सकते हो, जिसकी वैल्यू 2KI1 साइन बीटा डी कॉस फाई बाय 2। ये बीटा की वैल्यू सारी हमारी पुरानी हो चुकी है। ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस Z1 अगर एक के लिए निकालें तो 86 प्लस J72, म्यूचुअल इम्पिडेंस अगर निकालें तो -13 प्लस J29 फॉर डिफरेंट डाइपोल्स के केस में निकल कर आती है। तो ये हमारी हो गई म्यूचुअल वाली वैल्यूज, जैसे हमने लास्ट टाइम अभी अलग अलग निकाला था। और यहाँ पर गेन इन फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला को इस्तेमाल किया, हाफ वेव और ए, तो वैसे ही शो किया गया A बाय हाफ वेव। अब ए भी अगर हाफ वेव हो जाएगा तो उसकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। उस केस के अंदर निकल कर आती है 1.30 या फिर कहें 2.3 dBs, और वर्टिकली इट इज डिफरेंट 4.4 dBs। तो ये क्वेश्चंस हैं, बन सकते हैं, आप इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं। और ये कुछ चीजें तो जरूर याद रखनी चाहिए कि किस केस में, λ/2 के केस में आप एक नोट का बनाएं, नोटबुक पे ये सारी वैल्यूज लिखें सो दैट आपके ये याद रहें फॉर द फ्यूचर इन केस ऑफ गेट एग्जामिनेशंस आल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरे ऑफ 2 ड्रिवन λ/2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हॉरिजॉन्टल एंटीनाज हम पढ़ने जा रहे हैं अबव द प्लेन ग्राउंड, और उसके नेक्स्ट वर्टिकल एंटीनाज।